वेलकम टू द सर्ववृक्ष। मैं ऋषिकेश और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट से। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले तक पढ़ लिया था। हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से डिक्रीज़ होता है ना। हाँ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इस वेपर प्रेशर को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो अब बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक, वो सारी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज़ यहाँ आपको बात ध्यान रखना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, मतलब सॉल्यूट का नेचर क्या है, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, बट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ओके, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव वर्ड कहाँ से आए, तो लैटिन वर्ड है। को मीन्स होता है टुगेदर एंड लिगेयर मीन्स बाइंड। ओके, डोंट गो इन डीप। स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन उसमें कितना है, x1 है ना। तो जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, P1 नॉट। ओके, और जब हम उसमें सॉल्यूट मिला दे रहे हैं x1 मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर कितना हो रहा है, P1 हो रहा है। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है किसके अकॉर्डिंग लिखा है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है ना। तो अब क्या हुआ कि P1 और P1 नॉट में कुछ डिफरेंस होगा। अब ये क्या डिफरेंस है ये चेक करते हैं। ये बात तो हमें पता है कि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे ही हम उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं कितना डिक्रीज होगा। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, वो कितना होगा, P1 नॉट माइनस P1। इतना क्लियर। हाँ, अब हम P1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 को हम लिख सकते हैं XP1 नॉट, जैसे हमने यहाँ पुट कर दिया, और इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा ये क्या बन के आया, P1 नॉट हमने कॉमन लिया और 1 माइनस x1 यहाँ तक हुआ, है ना। अब ये था डेल्टा P1, मतलब चेंज इन जो वेपर प्रेशर था वो x2 P1 नॉट आया। अब x1 क्या था और x2 क्या था। x2 क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और x1 क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। आपको ध्यान रखना है कि अभी हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसमें x2 जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का रहेगा। और हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव मतलब कि टोटल के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। डेल्टा P1 चेंज है डिवाइडेड बाय P1 नॉट जो प्योर फॉर्म में था। तो ये डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट जो है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और हमें ये बात तो पता है कि डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी है, x2 P1 नॉट, है ना। x2 P1 नॉट डिवाइडेड बाय क्या, P1 नॉट। हमारा आंसर क्या आ गया, x2 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो प्रॉपर्टी है, इसको हमने यहाँ प्रूव किया है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। अब जो हमारा उस एक्सप्रेशन में x2 था, उस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या होता है, N2 अपन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। हाँ, हमने पहले प्रूव कर दिया ये कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमने आगे क्या कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन को मोल्स के फॉर्म में लिख दिया कि x2 इक्वल टू N2 अपन N1। अब यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और N2 हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है, मतलब N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1, तो हम यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इधर N2 को निगलेक्ट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बन के आ गया हमारा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, है ना।
अब N2/N1 हो गया। N2 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो N2 इक्वल टू W2/M2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये N2 हो गया W2/M2, और N1 था सो W1/M1, ऐसे लिखेंगे इसको। ओके, सो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें यहाँ कोई भी चीज़ अननोन है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब W1 W2 मास किसके हैं, गिवन मास है, W1 सॉल्वेंट का, W2 सॉल्यूट का, M1 M2 भी मोलर मासेस है, M1 मोलर मास सॉल्वेंट का और M2 मोलर मास सॉल्यूट का। ओके, हाँ, सो हम इन सब चीज इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई भी जो अननोन चीज़ें और बाकी चीज़ें गिवन है वो चीज़ हम इससे निकाल सकते हैं। अब ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जांपल 2.6। अब इसमें क्या है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.85, है ना, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मिलाया, मतलब सॉल्यूट मिलाया कितना 0.5 ग्राम, मतलब हमें यहाँ दे दिया W1, है ना, सॉरी W2, यहाँ हमें क्या दे दिया W2 0.5 ग्राम, किसमें 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मतलब W1 दे दिया हमें 39 ग्राम। ओके, अब बेंजीन दिया है तो आप बेंजीन का मोलर मास डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, M1 निकाल, मतलब हमें M1 भी पता चल गया। ठीक, हाँ, और क्या बोला उन्होंने कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया 0.845 हो गया। अब देखो 850 से 845 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, है ना। तो P1 नॉट क्या हो गया हमारा 0.850 और P1 कितना हो गया हमारा 0.845। बस अब सब कुछ गिवन है हमें, ये हमारा P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट हो गया, और यहाँ हमने W1/M2 और इधर नीचे W1 बाय उधर M2 वैल्यूज पुट किया, तो हमारा मोलर मास निकल के आ गया 170 ग्राम। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मत समझ में आ रहा है कि इलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। सो यहाँ पे भी सेम वही है कि हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो जो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ तो जाएगा ही, ओके, पर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, हाँ, सो सेम हम बात करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोल सकते हैं हम केल्विन में 373.15। मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो जब हम उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब ये हम रिलेट कर सकते हैं कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए। सो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ हम सुक्रोज और वाटर के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है ना, 373.15 केल्विन पर। और हमने उसमें क्या किया, सुक्रोज मिलाया, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। तो कैसे बढ़ता है कि जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 केल्विन से कम हो जाता है, किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे इस वेपर प्रेशर को 1.013 बार तक लाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब हम इस ग्राफ से समझते हैं, इस ग्राफ से कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेराई करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेपर प्रेशर का। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और ये जो डॉट डॉट वाली ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है
यहाँ पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ और सॉल्यूशन बॉयल हो गया। अब मैंने जैसे ही उसमें सॉल्वेंट मिलाया तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एक पैरेलल लाइन यहाँ खींचते हैं, है ना, सो ये 2 पॉइंट पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ। हम देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो है वो का डिक्रीज़ हो गया। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उससे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूशन प्योर था और जैसे ही सॉल्वेंट हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, प्योर फॉर्म में, तो टी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट और टी हो गया जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अगर हम उसमें सॉल्यूट मिला देंगे तो, है ना। सो इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा टी बी है ना, चेंज इन डिफरेंस। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जिस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, वैसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर जो इसका प्रूफ है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, सो जो डेल्टा टी बी है वो मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया के बी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात थी इसलिए हमने के बी यूज़ किया है। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, और यहाँ हम के बी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक और नाम है इसका, वो है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, अब मोललिटी को तो मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे आगे जब हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे तो ये काम में आने वाला है। देखो कैसे, क्योंकि मोललिटी क्या होता है, मोल्स W2/M2 मोल्स हो गया, मोल्स अपॉन वेट इन केजी। तो ये W1 ग्राम में था, जैसे मैंने 1000 से डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में कन्वर्ट हो गया। सो W2/M2 होल डिवाइड बाय W1000। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसका है, मोललिटी का है, मोलल कंसंट्रेशन का। और हमने इस डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम में एम की वैल्यू पुट करी तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आ गया, है ना। हाँ, तो सेम वैसे ही अब एक्सप्रेशन बन के आ गया हमारा। और अब हमें क्या करना है, जो M2 है, जैसे हमने वेपर प्रेशर के रिलेटिव वेपर प्रेशर के केस में भी रिलेटिव वेपर प्रेशर के केस में भी हमने क्या किया था, मोलर मास निकाल सकते थे, M2 निकाल सकते थे हम। वैसे यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं अगर हमें सारी वैल्यूज़ पता है तो। अब जो ये हमारा के बी वैल्यू होता है ये एक्सपेरिमेंटल हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और बाकी सब चीज़ें हम डेल्टा टी बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे सेम वापस एक एग्जांपल करते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। तो सबसे पहला तो हमें पता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है तो उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 18 डिवाइड बाई 180, क्योंकि 180 मोलर मास होता है ग्लूकोज का, तो हमने मोल में निकाल लिया। अब जब हमें मोल पता है और मास पता है 1, तो हमारी एम निकल के क्या आ गई, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारी मोलरिटी हो गई 0.1। क्लियर। हाँ, सो हमने क्या किया, मोलरिटी निकाल ली बस। अब हमें डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम में पुट किया, सो हमारा डेल्टा टी बी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा। सो टी बी नॉट माइनस टी बी इक्वल टू हमें गिवन पता चल गया है कितना, 0.052, है ना। तो बस अब इस 0.052 में अगर मैं इधर इस एक्सप्रेशन को इधर लेके आता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 373.5
202। थोड़ा सा फिर मिस्टेक कर गया हूँ, दैट इज़ जो डेल्टा टी बी वो क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू 0.05। तो यही निकाला है हमने। बस अभी 050 इस टी बी नॉट को इधर ला के प्लस कर दूंगा। सो जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये वाला, कि इस डेल्टा टी बी को मैंने टी बी नॉट में प्लस कर दिया, सो हमारा नया वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है मुझे बेंजीन का, बेंजीन सॉल्वेंट है ना, उसमें मैंने 1.8 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, कितने में, 90 ग्राम बेंजीन में। तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया इन्होंने और मुझे सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मोल निकालने का कोई चांस नहीं बचा। हाँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना बढ़ गया, 354.11 हो गया। 353 से बढ़ के 354.11 बढ़ गया, मतलब मैं डेल्टा टी भी निकाल सकता हूँ, है ना। सो मैंने सेम यहाँ यही किया है कि डेल्टा टी भी निकाल लिया है सबसे पहले, ठीक है। अब मुझे के भी दे दिया इन्होंने, डेल्टा टी भी पता है और के भी पता है। सो मुझे पता है एक बात कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी एम, है ना। सो मैंने मोलैलिटी निकाल लिया। अब जैसे ही मोलैलिटी निकाला, अब मोलैलिटी निकाल लिया, सो क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइड बाय W1 और ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हाँ, सो ये सेम फॉर्मूला। तो बस इधर उधर करके आपको क्या निकालना है, M2 निकाल लेना है। सो मोलर मास कितना हो गया, 58 ग्राम पर मोल। आई होप कि सो ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है और ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।